नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत ठाटी। स्वागत है आपका सुरजीत ठाटी ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप लोग? मैं सुरजीत ठाटी। तो आज का चैप्टर है आपका सौरमंडल। ज्योग्राफी की सीरीज में दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने कराई अंतरिक्ष, जिसमें हमने ब्रह्मांड को पढ़ाया, जिसमें सारे फैक्ट कराए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगवाए। और उसका दूसरा चैप्टर है सौरमंडल। सौरमंडल में हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के चारों तरफ जो भी ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं हम। तो शुरुआत में हम सूर्य से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सूर्य हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सौर ग्रह में और हमारे मंडल में जो 8 ग्रह हैं उनका मुखिया है, और मुखिया के साथ ये एक तारा है और सौरमंडल का प्रधान भी है। यह हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 2600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जो कि दुग्ध मेखला के इस कॉर्नर पर मिलेगा, दक्षिण कॉर्नर पर। सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये यहाँ का इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आगे की बात करें हम, तो सबसे पहले हम समझेंगे परिभ्रमण और परिक्रमण के बारे में। परिभ्रमण क्या है और परिक्रमण क्या है? परिभ्रमण वो है जो किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। जैसे कि आदमी अपने पैर पर चारों तरफ घूम जाए, वो तो है परिभ्रमण। परिक्रमण का मतलब है, जैसे हमने सुना है, इससे मंदिर के चारों तरफ हम क्या करते हैं? परिक्रमा। तो परिक्रमा से बना है हमारा परिक्रमण। कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर लगाने की क्रिया को ही उसका परिक्रमण कहा जाता है। इतना समझ में आ गया? तो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में परिभ्रमण करती है और 365 दिन में परिक्रमण करती है। अच्छा, फैक्ट जानकारी आगे की बात करें तो सौरमंडल के 8 ग्रह हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और सूर्य गुरुत्वाकर्षण किसी भी ग्रह से ज़्यादा मजबूत होता है, तो इसीलिए ये चारों तरफ ये इसके चक्कर काट रहे होते हैं। अच्छा, मुख्य बात यह है कि आपका कहना ये जरूरी रहेगा कि इसके ही चारों चक्कर क्यों काट रहे हैं? काट इसीलिए रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रेविटी सूर्य की है, तो सूर्य अपनी तरफ खींचता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है, अगर सूर्य अपनी तरफ खींचता है तो ये सारे के सारे ग्रह सूर्य की तरफ खींचे क्यों नहीं आते? बुध तो बहुत नज़दीक है, तो बुध सबसे पहले आना चाहिए। लेकिन बात यह है, जैसे बुध आना भी चाहे तो उसे पीछे वाले जो बड़े बड़े मजबूत वाले जो है, जैसे कि मंगल है, और उसके बाद जो बृहस्पति और बुध हैं, तो बृहस्पति और ये पृथ्वी हैं, तो ये अपनी तरफ मंगल बुध को खींचे हुए हैं। बुध को इधर सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस चक्कर में ये बीच में अटका हुआ है। वो कहता नहीं तो इधर जाने का, नहीं तो उधर जाने का, बेचारा फंस गया बीच में। तो अब ये इसलिए ये ग्रहों को अपनी ओर खींचता है और ग्रह की ओर खींचे जाते हैं, लेकिन ये वे सूर्य के चारों ओर बगल में भी घूम रहे हैं। घूमने का सही तरीका आपने अभी तक ये देखा, ये तो आपने जो, लेकिन हकीकत में कैसे घूमते हैं वो हम तुम्हें दिखाएंगे। क्योंकि जो जैसे सूर्य अपनी तो गति कर रहा है, जैसे मैंने बताया 250 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो ये तो अपनी गति कर रहा है, लेकिन इसी ग्रेविटी का इसके साथ साथ और इसके जो 8 ग्रह हैं वो इसकी गति कर रहे हैं। ये गैलेक्सी का चक्कर काट रहा है, इसके चक्कर हमारे ग्रह काट रहे हैं। तो ये इस प्रकार आप देखोगे, ये गया, ये निकल गया, और इसके साथ घूमते घूमते ये ग्रह निकल गए। लेकिन हम जब इन ग्रहों को सामने से देखेंगे तो इस तरह से हमें घूमते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हम एक साइड से देखेंगे तो ये इस तरह से घूमते हुए हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये है इनके घूर्णन विधि। उसकी बात करें हम सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की, तो सूर्य की पृथ्वी से औसत ऊंचाई 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास की बात करें तो हम 13,92,000 किलोमीटर है, और सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। पूर्व से पश्चिम बात करें हम पृथ्वी की, तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो ऐसे याद रखेंगे, सूर्य पृथ्वी के उल्टा घूमता है और सूर्य से पृथ्वी उल्टी घूमती है। कुल मिलाकर हम पृथ्वी याद कर लें तो सूर्य याद हो जाएगा, और सूर्य को याद कर लें तो पृथ्वी याद हो जाएगी। तो हमको एक याद करना है, उसको उल्टा कर देना है, दोनों चीज़ याद बनी रहेंगी। तो जैसे हमने कहा, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य की ऊर्जा किस ऊर्जा से उत्पन्न होती है, तो ये प्रश्न है। तो वो होती है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% का विस्फोट होता है, और अन्य तत्वों की मात्रा इसमें 2.5% में, जैसे कि आर्गन वगैरह बहुत सारी गैसें हैं, वो 2.5% में आ जाएंगी। आगे की बात करें हम सूर्य की संरचना की,
तो सूर्य की संरचना को हमने 6 भागों में बांटा है। इसमें 3 तो आंतरिक कोण हैं और 3 बाह्य कोण में। जो आंतरिक कोण हैं उसमें क्रोड, क्रीट और वर्णमंडल आ जाएगा। उसके बाद में जो बाह्य हमारे बाहर के जो भाग हैं उसमें विकिरण मंडल, संवहन मंडल और प्रकाश मंडल आ जाएगा। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसे बोलते हैं हम कोर, इससे इंग्लिश में कोरोना, इससे बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। और जो बाहरी आवरण है उसमें पहले होता है रेडिएटिव जोन, दूसरा कन्वेक्टिव जोन और तीसरा होता है फोटोस्फीयर जोन। इन 6 के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आंतरिक भाग। तो आंतरिक भाग में सबसे पहला है क्रोड, जिसे इंग्लिश में हम कोर बोलते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड, जो कोर बोलते हैं, वो उसे केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। ये अब अच्छा मुख्य बात ये आती है प्लाज्मा होता कैसा है। तो प्लाज्मा जैसे आप मान लें, नहीं तो पूरी तरह से लिक्विड है और नहीं पूरी तरह से ठोस है। लेकिन ऐसे इस हिसाब से आपने देखा होगा जैसे मोमी ऑयल, सी ऑयल, अरे छोड़ो, एलोवेरा जेल आपने सुनी होगी, एलोवेरा जेल जो आप फेशियल क्रीम आती हैं और इनको आपने देखा होगा लिबलिबासा होता है। तो इस प्रकार का प्लाज्मा होता है। तो ये हमारा सूर्य का जो आवरण है वो प्लाज्मा अवस्था में है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम हमने अभी पिछली बार पढ़ी, अभी पिछली स्लाइड में। और इसका तापमान की बात करें आंतरिक भाग की क्रोड में, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। यहीं पर नाभिक संलयन की अभिक्रिया होती है, जिसमें अपार ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिक संलयन मतलब जो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है टूटकर। दूसरा होता है हमारा विकिरण मंडल, जिसे हम सूर्य का यह जोन कोर को चारों ओर से ढके हुए है। क्रोड से निकली हुई ऊर्जा आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल में विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है, जैसे कि एक्स-रेज किरणें, गामा किरणें, फोटोन किरणें, ये रेडिएटिव जोन से निकलती हैं। जो हमारा दूसरा मंडल है जिसे हम बोलेंगे विकिरण मंडल, और ये आंतरिक मंडल भाग में आएगा। तीसरा आंतरिक भाग और तीसरे और आंतरिक भाग में लास्ट वाला संवहन मंडल, यहीं से ऊर्जा का आगे संवहन होता है, मतलब आगे को बढ़ाया जाता है। और इस जोन में हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं और इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। इसे बोलते हैं कनेक्टिव जोन। मतलब यहाँ से बाहरी, ये आंतरिक भाग को बाहरी भाग से जोड़ने वाला भाग कनेक्टिव जोन, जैसे कहते हैं संवहन मंडल। हम बात करेंगे बाहर वाले भाग की। तो बाहर वाले भाग में सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल यह सूर्य का वह भाग है जो हमें दिखाई देता है, इसे दृश्य भाग कहते हैं। इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद हम एक नज़र डालेंगे प्रकाश मंडल से पहले सौर कलंक की। सौर कलंक क्या होता है, इसे बोलते हैं सन स्पॉट। सन स्पॉट क्या होते हैं, तो हम बता दें कि आपको ये सूर्य में आपको ये दिख रहा है, तो सूर्य के अंदर आपको ये ब्लैक होल जो दिख रहा है इस टाइप का, तो ये एक्चुअल में ब्लैक होल नहीं है, नहीं ब्लैक काला धब्बा है। ये है जो जैसे कोई भी स्टार है, स्टार खत्म होने के कगार में होता है तो वो ठोस आकृति ले लेता है। अब इतना उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उससे आर पार प्रकाश नहीं गुजर पाता, तो उससे हम कहते हैं सन स्पॉट। सन स्पॉट यह सूर्य का वह भाग है जो हमें दिखाई देता है। प्रकाश मंडल की बात करेंगे अब, तो सन स्पॉट आप समझे। तो सन स्पॉट के बाद में आता है प्रकाश मंडल। यह सूर्य का वह भाग है जो हमें दिखाई देता है, इसे दृश्य भाग कहते हैं। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है। सूर्य से ऊर्जा का स्थानांतरण की वजह से कुछ काले धब्बे बन जाते हैं और इनका तापमान 4000 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और सौर कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि तथा कमी पाई जाती है। अब दूसरा बाह्य मंडल की बात करेंगे तो उसमें आता है तीसरा सबसे बाहरी वायुमंडल। यह प्रकाश मंडल के ऊपरी का आवरण होता है और इसे सूर्य का प्रकाश वायुमंडल भी कहा जाता है। बात करें हम सौर ज्वालाएं क्यों निकलती हैं, सूर्य से सौर ज्वालाएं, तो सीधी सी बात है, जब हीलियम में हाइड्रोजन टूटेगी तो सौर ज्वालाएं निकलेंगी। सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर होने वाले वे विस्फोट हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और इन्हें लपटों के समान दिखाई देते हैं, उन्हीं को सौर ज्वाला कहते हैं। और सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिण ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। चलो हम उनको भी देख लेते हैं। ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस याद करने का तरीका ये तो है आपकी सौर ज्वालाएं जो विस्फोट के कारण यहाँ से उत्पन्न होती हैं। बात करेंगे हम ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिण ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। तो दक्षिण देखो, एक पृथ्वी हमने इससे भी अच्छा जैसा था, अभी पढ़ाएंगे अगली क्लास है, अभी थोड़ा मोटा मोटा बता दूं। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में बीच में एक 0 डिग्री लाइन होती है, उस पर ये होगा नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ये नॉर्थ, तो ये गोला है, गोले को हम आधा कहेंगे तो उसे कहेंगे गोलार्ध। तो ये हो गया
उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया जब दक्षिण पड़ता है तो हम कहेंगे जो दक्षिणी ध्रुव पर जो किरणें दिखती हैं उसे हम बोलेंगे ऑस्ट्रेलियो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या कहेंगे? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। लेकिन जो उत्तरी ध्रुव पर हमें जो ये किरणें दिखाई देंगी तो उसमें लेंगे ऑरोरा बोरेलिस। लेकिन किरणें दोनों ही ऐसी दिखाई देंगी। कार्य नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रधानता नीले रंग की है प्रकृति, इसीलिए वो नीली दिखाई देती है। बात करेंगे हम सबसे अंतिम में कोरोना। ये कोरोना 2019 वाला नहीं है, ये कोरोना किरीट वाला है, सूर्य का सबसे बाहर वाला भाग है। ये सूर्य की सबसे बाहरी परत है और इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। आपको दिखा दें तो उससे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। जैसे ये है, ग्रहण पड़ने पर ऐसी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। जो भी आपको ये मुकुट टाइप दिख रहा है, ये बाहर वाला आवरण, इसे ही हम कहेंगे कोरोना या किरीट। बात हम करेंगे ग्रहण की। ग्रहण पड़ता कैसे है? एक वो अलग बात है कि राहु ने सूर्य को निगल लिया, केतु ने पृथ्वी को निगल लिया, लेकिन ये एक्चुअल में पड़ता कैसे है? जो आपके पिटिशन है उस हिसाब से प्रिडिक्ट किया लोगों ने। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे तो अभी ग्रहण पड़ रहा है। जैसे अभी मान लो सूर्य पर ग्रहण पड़वाना है कि सूर्य ग्रहण कैसे होगा। तो सूर्य ग्रहण जब होगा जब सूर्य के और पृथ्वी के बीच में भाई साहब एंट्री मार जाए, मतलब कि मून। तो यहाँ पर बैठे हुए लोग जो पृथ्वी पर इस जगह पर लोग बैठे हुए हैं, इस जगह पर जो देश दिखेंगे तो उन देशों को चंद्रमा बीच में पाएगा। तो चंद्रमा जब बीच में होगा तो सूर्य का उतना हिस्सा क्या हो जाएगा? डूबता हुआ हमें दिखेगा। सपोज दैट अपने अभी हाथों से हाथ दूर करके किसी चीज़ को देखो तो वो चीज़ आसानी से दिखेगी। उससे में से जब हाथ आंखों के नज़दीक ले आओ, उंगली आंखों पर लगा लो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि उंगली से बड़ा कोई है ही नहीं। उसी हिसाब से यहाँ पर चंद्रमा हालांकि है तो छोटा, लेकिन पृथ्वी के जब सामने होता है तो अपने हिसाब से हमारे नज़दीक है, सूर्य से बहुत दूर है, तो पृथ्वी पर उतनी छाया कर देता है ताकि हमें लगता है कि दिन में बादल से आ गए, सूर्य पूरी तरह से ढक लिया गया है। वही बात करेंगे अब चंद्र ग्रहण की। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि पृथ्वी बीच में आ जाती है। अभी बीच में कौन था? चंद्रमा था, छोटे भाई साहब, तो सूर्य ग्रहण हो गया। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी भंजी नहीं एंट्री मारती तो ये पूरे ढक गए भाई साहब। जब ये ढक जाते तो कहते हैं कि इन पर ग्रहण लग गया, तो तब फिर चंद्र ग्रहण कहते हैं। कुल मिला के कुल जवाब आती है, नहीं तो पृथ्वी पर कोई ग्रहण लगता और नहीं कुछ होता। ग्रहण कब पड़ता है? या तो चंद्र या सूर्य। बात यह जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो चंद्रमा दोनों बहन भाइयों के बीच में आएगा, और जब चंद्रमा पर ग्रहण पड़ेगा तो ये बहन जी बीच में आ जाएंगी। ठीक, चलो मुझे लगता है ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा सौरमंडल, सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। और सौर प्रणाली की खोज भी कोpernicus ने की थी, ये भी याद रखने की बात है। आगे हम बढ़ने से पहले एक जानकारी कि ये क्लास आपकी लंबी चलने वाली है, क्योंकि जो हम अभी सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, सूर्य का परिवार पढ़ेंगे, उस परिवार के बारे में जो भी अब तक के क्वेश्चन पूछे गए उनको भी हम लगाएंगे साथ ही साथ में। तो जिसमें हम पहले तो ये देखेंगे कि सूर्य के नज़दीक से लेके क्रम लास्ट तक क्या है। तो सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम, सबसे पहले हमारा बुध है जो सूर्य के जस्ट पहले है, सबसे छोटा ग्रह भी है और सूर्य के सबसे जल्दी चक्कर भी काट देता है। उसके बाद शुक्र जो कि पृथ्वी जैसा ही है, और उसके बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल के बाद एक मिलेगी एस्ट्रॉयड बेल्ट। उसके बाद बृहस्पति के बाद आता है शनि जिसके सबसे ज़्यादा बलाएँ हैं। उसके बाद अरुण जो 90 डिग्री लेटा हुआ है, और उसके बाद वरुण सबसे देर में चक्कर लगाता है और सबसे दूर भी है। बात करें ग्रहों के आवरण में, उसके आकार की बात करेंगे तो आकार में सबसे बड़ा तो आपका बृहस्पति है, देखने में भी लगता है। उसके बाद शनि आएगा दूसरे नंबर पर, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। मतलब यह है कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है हमारी, एस्ट्रॉयड बेल्ट के वैसे तो हमारा क्रम ऐसे चल ही रहा था, लेकिन एस्ट्रॉयड के बेल्ट के बाहर क्रम अगर चलोगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आकार में, तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद तुरंत बात करें तो सब क्रम बाई क्रम बड़े से छोटे छोटे होते जाएंगे। उसके बाद आता है आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद तुरंत आ जाएगा मंगल, और पृथ्वी के बाद तुरंत आ जाएगा शुक्र, और शुक्र के बाद मंगल, और मंगल के बाद आएगा बुध। तो फिर से हम रिवीजन करें, 1 नंबर सबसे पहले आएगा हमारा बृहस्पति 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, फिर पृथ्वी 5 नंबर, फिर शुक्र 6 नंबर, फिर मंगल 7 नंबर, और बुध
8 नंबर। हमारे टोटल हमारे ग्रह कितने हैं? 8। तो हमने ये बात कर ली ग्रहों के आकार के घटते क्रम। सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम तो हमने देख ही लिया और घटता हुआ क्रम भी देख लिया। तो हमारा सबसे बड़ा ग्रह या भारी ग्रह बृहस्पति। अब चलते हैं आगे, तो इनके घूमने की या घूर्णन की प्रक्रिया भी देख लें। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बुध की। तो ये हमारा बुध 58 दिन 15 घंटे 15.5 घंटे में घूमता है। उसके बाद आएगा वीनस का 243 दिन पर ईयर है, और पृथ्वी का है अपने धुरी पर 30 घंटे, और मंगल का है 1 दिन, और जुपिटर का 9 घंटे 55 मिनट लगभग 10 घंटे, और तुम्हारे शनि का है 10 घंटे 40 मिनट, और यूरेनस का 17 घंटे 14 मिनट, और 16 घंटे आपका नेपच्यून का। ये उनकी अपने अक्ष पर घूर्णन की गति है। बात करें हम शुक्र तथा और ऐसे ग्रह हैं जो कि विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसलिए यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व की तरफ होता है। सीधी सी बात यह है कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूम रही है। तो हमें उधर से यहाँ पर लगा हुआ सूर्य हमको दिखता है कि पूर्व से पश्चिम जा रहा है, क्योंकि हमने देखा होगा हम जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तो हमारे खिड़की से देखे हुए पेड़ या कोई भी जगह हमको पीछे हुए जाती हुई दिखती है उल्टी दिशा में। उसी प्रकार पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व चलती घूमती है, और सूर्य हमको पूर्व से पश्चिम जाते हुए दिखता है। लेकिन कंडीशन ये है इसमें, मैंने कहा शुक्र और उसके बाद शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो सूर्य की तरह अपनी परिक्रमा अपने धुरी पर पूर्व से पश्चिम करते हैं। ये उल्टा घूमते हैं, जैसे कि सूर्य पूर्व से पश्चिम घूमता है अपनी धुरी पर, ऐसे ही तुम्हारा शुक्र और अरुण दोनों अपनी धुरी पर उल्टे घूमते हैं, और बाद बाकी सब ग्रह पृथ्वी की तरह पश्चिम से पूर्व रोटेट होते हैं। आगे की बात करें बुध की, हम शुरुआत कर देंगे अब शुक्र के साथ साथ। सबसे पहले आता है बुध के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र, तो इस पर चर्चा करें। तो ये सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। उपग्रह का मतलब होता है जैसे ग्रह के बाद जो ग्रह के चक्कर काटे चारों तरफ, उसे कहते हैं उपग्रह। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में कर लेता है, और सबसे कम समय इनका परिभ्रमण काल 58.6 दिन है। मतलब 88 दिन में तो ये सूर्य के चारों तरफ घूम जाता है, और लेकिन अपने ही अक्ष पर घूमता है 58.6 दिन में। ये भी इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन बात करेंगे हम पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है, मतलब हमारी पृथ्वी इससे 18 गुना बड़ी है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। ये तो सच बात है, क्योंकि सूर्य के नज़दीक है भाई, सूर्य या तो जलाएगा या फिर कुछ ना कुछ तो करेगा, क्यों नज़दीक है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं, और इसका तापमान तो सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री हो जाता है। और जब तापमान रात में देखा जाए, इसके विपक्ष आप कहेंगे सूर्य के नज़दीक है तो रात भी होती है, तो बिल्कुल होती है, क्योंकि ये सूर्य है तो सूर्य के नज़दीक आपका बुध है। और बुध जब ये वाला भाग जब वो रहता होगा इससे सामने, तो ये रहता होगा आपका दिन, और ये पीछे वाले हिस्सा रहेगा रात का। तो इस हिसाब से यहाँ पर दिन रात भी होते हैं। जैसे कहा उसने कि दिन 600 डिग्री सेल्सियस, और इसका तापमान रात में -173 डिग्री, वह दिन में 487 डिग्री हो जाता है। मतलब लगभग ऑन एवरेज औसत इसका दिया जाए तो 427 डिग्री माना जाएगा। तो क्रम में पहला है सूर्य के नज़दीक, दूसरा फिर आता है आपका शुक्र, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगिनी कहा जाता है, फिर पृथ्वी, और उसके बाद मंगल, यहाँ एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, और फिर वरुण। इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारा बुध कंप्लीट हुआ। हम बात करेंगे अब शुक्र की। तो ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, और सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, और इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी इसे ही कहा जाता है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध का भी नहीं था, शुक्र का भी नहीं है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में से पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। सीधी सी बात, उल्टा चलेगा तो उल्टा भुगतेगा। शुक्र को पृथ्वी की बहन भगिनी कहते हैं, और क्योंकि यह आकार घनत्व तो ये व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है, लेकिन आज तक ये पता नहीं यहाँ पर जीवन संभव है या नहीं। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इस ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। इससे पहले मैंने एक क्लास की है ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में मैंने एक टॉपिक था, उसमें बताया है कि हम अभी खोज में लगे हुए हैं। हमारी पृथ्वी ऐसी और भी पृथ्वियाँ हो सकती हैं, उन पृथ्वियों पर रहने वाले लोगों को हम एलियन कहते हैं, और वहाँ से जो लोग
वहाँ के लोग हमें एलियन मानते होंगे। कुल मिला के जो हमारी दूसरी दुनिया जो लोग रहते हैं उनको एलियन पुकारते हैं अपनी साइंस की भाषा में। अच्छा, उसके बाद नंबर आता है आपका शुक्र। दूसरा शुक्र हो गया। अब नंबर है हमारी पृथ्वी का। हम पृथ्वी के बारे में जाने तो पृथ्वी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है और ये नीला ग्रह भी कहते हैं इसे। यह अपने अक्ष पर 30 डिग्री झुकी है और झुकी है इसीलिए यहाँ पर दिन रात होते हैं और ऋतु परिवर्तन भी होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 है। कॉमन बात यह है दोनों ही 12,000 हैं, लेकिन याद करने की बात यह है 756 क्या है आपका विषुवतीय व्यास, यानी इसकी चौड़ाई 756 है और 714 इसकी ऊंचाई है। कुल मिला के ये बात है कि पृथ्वी पूरी तरह ऐसे गोल नहीं, चिपटी हुई है थोड़ी। और चिपटी हुई क्यों है? कोरोलिसिस बल के कारण। अब ये कोरोलिसिस बल क्या है आगे जब चैप्टर आएगा उसमें बताएंगे। चलो वेट करें। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में ये अपना सफर तय कर लेती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घावर्तार पथ में करती है। दीर्घावर्तार ऐसे, जैसे यह सूर्य है तो ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे इस प्रकार करती है। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष भी कहते हैं। बात करें हम 23.5 अंश की झुकी हुई, तो पृथ्वी 23.5 अंश डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण यहाँ पर मौसम परिवर्तन और ऋतु परिवर्तन माना जाता है। इसका जो व्यास है वो 714 और ध्रुवीय बात करें तो 714 और विषुवतीय करें तो 756। मतलब ये वाले कौन है थोड़े फैले हुए हैं। फैले किस कारण है? जब ये तेजी से घूमती है तो ये जो हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा पानी की वजह से ये फैल जाता है। कोरोलिसिस बल बोलते हैं जिससे। आगे वाला चैप्टर होगा उसमें हम बताएंगे अच्छे से। अच्छा, इसकी बात करेंगे। औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य की। अब ये घटती बढ़ती रहती है क्योंकि जब ये सूर्य के नज़दीक होती है तो उसे उपसौर घटना कहते हैं। सूर्य के जब दूर होती है तो इसे अपसौर घटना कहते हैं। जब नज़दीक होती है वो 3 जनवरी, ऐसे ट्रिक से मैं बताऊंगा 3 जनवरी। जब दूर होती है वो 4 जुलाई। अच्छा, जब दूर होती है 4 जुलाई को तब 15.21 करोड़ किलोमीटर के लगभग दूर होती है। जब नज़दीक होती है तो 14.70 किलोमीटर के आसपास होती है। अच्छा, उपसौर अपसौर बहुत पूछा जाता है। तो उपसौर क्या होता है? जब ये पृथ्वी जब नज़दीक होती है तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 किलोमीटर मानी गई। औसतन 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। इस अवस्था में उपसौर कहते हैं। पृथ्वी जब 4 जुलाई को पहुंचती है तो सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21, तो इसे अवस्था को हम अपसौर अवस्था कहते हैं। अच्छा, जनवरी उपसौर मतलब क्या है? सर्दियां पड़ती हैं तो जनवरी, और जब जुलाई आती है तो फिर वहां से सर्दियां शुरू हो जाती हैं। कुल मिला के बात यह है, जब ये पृथ्वी हमारे सूर्य से नज़दीक होती है तो यहाँ से गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी और जब ये दूर जाएगी तो यहाँ से सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। अच्छा, याद करने का तरीका ये है, 3 जनवरी पहले आती है 4 जुलाई, तो 3 जनवरी पहले आती है। उप बढ़ा या अप, तो अप बढ़ा, तो 3 जनवरी नज़दीक है तो यानी नज़दीक कब होगी? 3 जनवरी को, क्योंकि जनवरी पहले आती है तो नज़दीक है हमारे गिनने में। और जुलाई दूर गिनने में आती है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई दूर है तो 4 जुलाई। तो एक अंक यहाँ बढ़ाएंगे यहाँ पर, या ऊ से आ कर देंगे तो उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई। जनवरी है तो पृथ्वी नज़दीक है, जुलाई है तो पृथ्वी दूर है। क्लियर? चलो आगे। अच्छा, अगला है मंगल। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल रंग मौजूद वहाँ के आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण होता है और यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री कोण झुका हुआ है। लगभग 25 डिग्री कोण झुका हुआ है। आगे बात करें तो जिसकी वजह से यहाँ भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। यह अपने धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। अच्छा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है डीमोस। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। निक्स ओलंपिया, देखो भाई हमारी पृथ्वी पर भी माउंट एवरेस्ट है, मंगल पर भी माउंट एवरेस्ट की तरह निक्स ओलंपिया है। यहाँ भी ज्वालामुखी घटनाक्रम देखने को मिलता है। वहाँ भी ज्वालामुखी रहे होंगे तब वहाँ पर्वत बने, पहाड़ बने। और यहाँ पर कार्बन है तो वहाँ भी कार्बन है, कार्बन वहीं पाई जाती है जीवाश्म होता है। तो संभावना ऐसी लगती है कि मंगल ग्रह पर कभी भी जीवन रहा होगा। आगे की बात करें हम तो आगे आता है बृहस्पति।
बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है, क्योंकि ये कितनी भी डिग्री झुका हुआ नहीं है, क्योंकि ये सीधा खड़ा हुआ है। और यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट यानी लगभग 10 घंटे में अपनी धुरी पर चक्कर लगा देता है, क्योंकि ये झुका हुआ नहीं है। अब ये मान लो ये आदमी खड़ा हुआ है, सीधा घूमेगा तो आराम से घूम जाएगा। जब आदमी ऐसे घूमेगा तो ये कैसे घूम पाएगा बताओ, थोड़ा टाइम लगेगा इससे। इसी प्रकार बृहस्पति है तो वो सीधा खड़ा हुआ है तो जल्दी से अपनी धुरी पर घूम जाता है। और बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने लगते हैं, क्योंकि भारी है तो अपनी धुरी पर तुरंत घूम जाता है। लेकिन ये सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा करने में इसे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि भारी भरकम आदि में धीमे धीमे घूम पाता है। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है, इसीलिए गैसीय पिंड बोलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है गैनीमेड, जो बृहस्पति का ही उपग्रह है। आगे की बात करें हम शनि की, तो यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है कि तल के चारों ओर वलय होना, वलय की संख्या 7 है, और यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। अच्छा, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जैसे मैंने बृहस्पति को बताया गैनीमेड, जिसका आकार लगभग बुध के समान है। शनि ग्रह का घनत्व तो बहुत कम है, अगर इसे जल में रखा जाए तो माना जाता है कि ये तैरता रहेगा। जैसे हम इमेजिन कर सकते हैं, मान लो ये शनि ग्रह जल में डाल दो तो ये तैरते हुए हमें दिखेगा। तो वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह 82 हैं। आज से 2 साल पहले तक लगभग 3 या 4 साल पहले तक अधिक उपग्रहों के होने का तमगा बृहस्पति के ग्रह के नाम था, लेकिन 2019 में खगोल विदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों की खोज कर दी। अब बृहस्पति में वर्तमान में 79 उपग्रह पाए जाते हैं। ये अगला है अरुण। अरुण यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वां स्थान है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हसल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी में की थी। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री के लेटा हुआ ये प्रतीत दिखता है हमें, इसलिए इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। मीथेन गैस का अधिकता है, इसके कारण इसका रंग हरा भी दिखता है। और अरुण ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है टाइटेनिया। जैसे हमने बृहस्पति का सबसे बड़ा गैनीमेड, और शनि का टाइटन, और इसका टाइटेनिया। अब आगे बरोड का होगा ट्राइटन। इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। वह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख हैं। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय 164.8 वर्ष लगभग 165 साल लगाता है। अच्छा, आगे हम इनके रोटेशन सूर्य के चारों ओर और अपने अक्ष पर घूमने के वो देखेंगे। तो ये ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हैं। बुध अपने अक्ष पर घूमता है 58.6 दिन में, और जबकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 88 दिन में। शुक्र की बात करें तो 243 दिन में तो ये अपने खुद के अक्ष पर घूम पाता है, और 224 दिन में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी 23.9 घंटे लगभग 24 घंटे में ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। उसका 365.26 यानी लगभग 366 दिन में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मंगल ग्रह 24.6 घंटे में अपने दूरी पर लगाता है, और सूर्य के 687 दिन में। बृहस्पति 9.9 घंटे लगभग 10 घंटे, और सूर्य के चारों तरफ 11.9 वर्ष। शनि अपने स्थान पर 10.3 घंटे, और जबकि सूर्य के चारों ओर घूमने में समय 29.5 वर्ष लगाता है। अच्छा, अरुण 17.2 घंटे में, और जबकि सूर्य के चारों तरफ घूमे तो ये 84 वर्ष लेता है। वरुण सबसे ज़्यादा समय लेता है, जो 16 घंटे अपनी जगह पर, और सूर्य के चारों तरफ घूमने में 164.8 वर्ष लेता है। ये थे इनके अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर घूमने के दिन और समय। अच्छा, अब लगाते हैं हम अपने क्वेश्चन लगाएंगे, आप दिखाएंगे हम। अच्छा, इसमें क्या है कि क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे आप, टिक तो मैं ही लगाऊंगा ही जब सही मिलेगा तो, और नहीं तो वैसे आप ही लगाएं। अपनी कॉपी पेंसिल हाथ में लें और नंबर डालें, तुरंत उसके लगाते जाएं, और बाद में अपना तुम्हारा रिजल्ट देता जाऊंगा। क्वेश्चन देख सकते हैं, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो ये आंसर आपका है, और झट से लगाएं तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। 24 घंटे गलत हो जाएगा इसमें, बहुत से दिमागदार लोगों ने लगाया होगा। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है, तो इसमें सबसे निकट ग्रह है शुक्र। पृथ्वी का विषुवती व्यास लगभग कितना है? यहाँ पर 756 नहीं लिखा हुआ है, 750 लिखा हुआ है, तो सही आंसर इसमें 785 होगा। अगला क्वेश्चन,
इनमें से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो ये होता है पृथ्वी और सूर्य। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो ये वो 6000 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88 दिन। अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह की पीठी कौन से दो ग्रहों के बीच है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका मंगल और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा, क्योंकि यहाँ पर ग्रह नहीं पूछा, खगोलीय पिंड पूछा है, और पिंड में उपग्रह और ग्रह दोनों आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अलावा कौन से अन्य ग्रह में जीवन की संभावना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल में कार्बन पाई गई, इस हिसाब से इसमें जीवन संभव हो सकता है। अगले क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह इनमें से कौन है? तो सबसे बड़ा उपग्रह है आपका गैनीमीड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर झुके होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है? तो मैंने दो बताए थे, दो में एक तो है ही नहीं। कुछ याद करो, जैसे मैंने पहले बताया था, तो इसमें मैंने एक नाम लिया था शुक्र और दूसरा लिया था अरुण, तो सही आंसर इसका हो जाएगा अरुण। अच्छा, आगे चलें। उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका सही आंसर बताएं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसका सही आंसर होगा पृथ्वी, 15 लाख किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपसौर, और मैक्सिमम दूरी को कहा जाता है अपसौर। ठीक, चलो आगे। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है 8। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? सबको मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया इसलिए ये नहीं है, ऑक्सीजन आ गया इसलिए ये नहीं, तो बचा क्या? हाइड्रोजन और हीलियम, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी स्थित है, आपको सबको मालूम होना चाहिए, फटाक से आंसर लगा कि आपने कितना समझा वीडियो को। तो सही आंसर होगा शुक्र और मंगल के मध्य। अगला सही आंसर क्या है? शुक्र और मंगल के मध्य। अगला क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है जब, मैंने अभी पिछले बताया था, तो ये होगा 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है जब, 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद आता है आपका शनि, तो शनि। अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो ये था टाइटन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो वो भी किसके पास है? शनि के। फास्ट क्विज है ये, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो हैं तुम्हारे शुक्र और सही आंसर बताएं। बुध और शुक्र। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो सही आंसर होगा इसका शुक्र। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो वह आपका बुध, खिलाड़ी है ये तो। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका आंसर बताएं। तो इसका हो जाएगा कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन,
किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उपग्रह। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इनकी संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वह कहा जाते हैं? इसका सही आंसर होगा बृहस्पति और शनि। नहीं, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे कहलाते हैं मंगल और बृहस्पति और मंगल होना चाहिए। बृहस्पति और मंगल सही आंसर इसका बृहस्पति और मंगल है, एस्ट्रोइड बेल्ट जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? तो इसकी होगी पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह इनमें से कौन सा है? उपग्रह की बात करें तो गनामीड जो बृहस्पति का है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो वो है बुध। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो पृथ्वी जितना बड़ा है आपका वीनस यानी शुक्र। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो वो है पृथ्वी, ब्लू प्लेनेट। अगला क्वेश्चन, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? तो वो है सूर्य का चक्कर लगाने वाला बुध। अगला क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग 71% है, 71%। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक तारा है? तो इनमें से सूर्य ही एक तारा है, बाद बाकी सब ग्रह उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है बहुतायत में? तो वो है हीलियम। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के भ्रमण की गति है? सही आंसर ए 27 किलोमीटर पर मिनट। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह है? तो वह शुक्र, आपको दिख रहा होगा, नहीं शुक्र। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत दिखती है? तो दिखते हैं 59%, लगभग 60%। अगला क्वेश्चन है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 26, क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है? सैरस। अगला क्वेश्चन, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना। अगला क्वेश्चन, सुपरनोवा क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा विस्फोटी तारा। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो ये लेता है आपके सही आंसर 8 मिनट 16 सेकंड होता है, कहीं 8 मिनट 20 सेकंड लगा है तो 8.3। अगला, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सबको मालूम है, बुध। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 28 दिनों में करता है? वो भी है बुध। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो ये 89, 89। अगला क्वेश्चन, इनमें से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के। अगला क्वेश्चन, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा शुक्र, सबसे गर्म ग्रह माना गया है, इसलिए चमकता जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो मुझे बताया 2019 की रिपोर्टिंग के मुताबिक शनि के हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 39 का बी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। अगला क्वेश्चन, दिन व रात होने का कारण है? सही आंसर क्या है इसका? तो इसका सही आंसर होगा ये, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? ये थे इरेटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रहों को घटते क्रम में जमाएं? तो जमाएं, तो सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घावतार है? तो ये किसने बताया था?
सही आंसर हो जाएगा इसका 43 का डी केपलर। अगला क्वेश्चन, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? 44 का बी बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह है तो नेपच्यून से गर्म। अगला क्वेश्चन, आकाश का सबसे चमकदार तारा है, ये इंपॉर्टेंट में, तो इसका सीरियस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो वह शुक्र। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो सही आंसर रॉबर्ट पेरी। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण इनमें से किस स्थिति में होता है? तो ये होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? इसका हो जाएगा न्याहारिका भाग नहीं है, बाद बाकी सब सौरमंडल के भाग हैं। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? सही आंसर हो जाएगा 21 जून। अगला क्वेश्चन, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो अभी बताई थी 149.96 यानी 15 मिलियन। अगला क्वेश्चन, सात पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा एमन सेन। अगला यही है, तो हमारा अंतिम क्वेश्चन 54, सात पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एमन सेन था। तो हमारी क्लास यहीं समापन होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और अपने परिचित लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि हमें मोटिवेट मिले, हमारे हाथ मजबूत हो सके, ताकि अच्छे अच्छे चैप्टर आपको बनाकर दे सकें। और बनाने बड़ी ही मेहनत लगती है, उस मेहनत का मेहनताना आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा, आपका सिर्फ एक क्लिक और हमारी व्यवस्था बना देगा वो लाइक एंड सब्सक्राइब हैं तो लाइक करें, और लाइक भी कर दिया तो फिर शेयर भी कर दें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आपको जहाँ भी उचित लगे वहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।